नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है बुलेटिन का, जिसमें अब आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़े अपडेट, देश और दुनिया की बाकी खबरें और मार्केट और बिजनेस का हाल 40 खबरों के जरिए फटाफट अंदाज में। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। देश में कोरोना लगातार अपना पांव पसार रहा है। रोज हजारों मामले सामने आ रहे हैं। देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 56,342 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,886 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के 3,390 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में 37,916 मरीजों का उपचार हो रहा है, जबकि 16,540 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक करीब 29.36% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 5,980 तक पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 66 है। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में अब तक 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को क्वारंटाइन किया गया है और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। देश में अब तक 16,540 पीपल कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 37,916 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। देश में कोरोना ने सबसे ज्यादा आतंक महाराष्ट्र में मचाया है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 694 लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 43 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण मुंबई में है। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,219 पहुंच गई है। 437 लोग अब तक कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 505 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 25 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के सबसे बड़े सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 50 नए मरीज मिले हैं। अब धारावी में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 783 हो गई है। वहीं अब तक 21 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि देश में कुल कोरोना संक्रमितों की अकेली जो संख्या महाराष्ट्र में है वो 31.64% है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी कोरोना की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,000 के पार हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 425 तक पहुंच चुका है। देश के कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में से 12.5% अकेले गुजरात से आते हैं। आज सूरत की एपीएमसी मार्केट में 25 सब्जी बंद कर दिया गया। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने क्वारंटीन की अवधि को 14 दिन से बढ़ाकर 28 दिन कर दिया है। इसमें 21 दिन सरकार की तरफ से बनाई गई जगह पर रहना होगा, बाकी के 7 दिन घर पर क्वारंटाइन होना होगा। ओडिशा में अब तक कोरोना से 170 केस सामने आए हैं। 1 मरीज की मौत हुई है। गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत भारतीयों की घर वापसी की जानकारी दी है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि विदेश में फंसे भारतीयों को विमानों के अलावा नौसेना के जहाजों से भी वापस लाया जा रहा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव से आईएनएस जलाश्व ये 10 मई तक कोच्चि लौटने का अनुमान है। संयुक्त सचिव ने बताया कि विदेश से आने वालों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें 2.5 लाख लोगों को घरों तक पहुंचाया गया है। सरकार का प्रयास है कि विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से भारत वापस लाएं। यात्रा की व्यवस्था नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स और नौसेना के जहाज़ों द्वारा की गई है, जिसकी प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर कहा है कि लॉकडाउन खोलने का मापदंड तय होना चाहिए। उन्होंने इस दौरान कहा कि कोरोना के संकट के निपटने के लिए लॉकडाउन पर्याप्त नहीं है। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कहा कि बिना देरी के पैकेज का ऐलान हो, प्रवासी मजदूरों से सीधा पैसा दिए जाने पर जोर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अभी आलोचना का वक्त नहीं है, हमें आगे निकलना होगा।
राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले आरोग्य सेतु ऐप के निजता के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। आज राहुल गांधी ने इन आरोपों पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में राजनीति करने का बहुत वक्त मिलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त चुनौती का है और जरूरत एक स्वर में बात करने की है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विभाग ने, कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा काम किया है। भारत आईटी का बड़ा केंद्र है, तो उनको समस्या थी कि हम कैसे काम करें। हमने वर्क टू होम को अलाउ कर दिया। उसके लिए हमने कुछ नियमों को शिथिल कर दिया। बहुत बड़े सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता था। तो आज नास्कॉम ने मुझे बताया है कि भारत का 85% जो काम है आईटी का, आईटी सर्विसेज का, दुनिया में भारत का और भारत का, तो वो काम हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का मकसद दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ देना है। इसके साथ ही स्वास्थ्य की निगरानी, भविष्य में हुनर के लायक नौकरी दिलाने में मदद करना भी इस ऐप का मकसद है। ये ऐप प्रवासी नागरिकों का डेटा इकट्ठा करने का काम भी करता है। ऐप में डेटा डुप्लीकेशन ना हो, इसके लिए यूनिक मोबाइल नंबर को आधार बनाया गया है। सभी जिलों के डीएम की अगुवाई में डेटा कलेक्शन की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों के पंचायती राज विभाग को दी गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी के नीचे प्रवासी मजदूर आ गए। यह हादसा औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास हुआ, जिसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूर घायल हुए हैं। यह हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर सुबह 6:30 बजे के करीब हुआ। दरअसल प्रवासी मजदूर अपने घर पैदल जा रहे थे। बताया जा रहा है कि मजदूर थककर पटरी पर सो गए और फिर सुबह मालगाड़ी उन्हें कुचलती हुई गुजर गई। ये दर्दनाक हादसा, इस सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। रेल मंत्री ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जालना के कुछ मजदूर जालना से भुसावल जाने के लिए निकले थे और उसमें ये सामने आ रहा है कि उनमें से कुछ लोग थक कर रेलवे पटरी पे लेट गए और उनमें से 16 लोगों को रेलवे ने जो भी रेलवे जा रही थी उनके नीचे वो आ गए और उसमें 16 लोगों की डेथ, अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। अभी तक एक आदमी इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट उसकी चालू है। बाकी 4 जो लोग जो दूर बैठे थे वो है, उनको काउंसिल करके इस सदमे में वो अभी भी है, उनको थोड़ा शांत करके उनसे भी हम जानकारी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद करने को लेकर दायर याचिका पर आदेश देने से मना कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें बिक्री के लिए ऑनलाइन या होम डिलीवरी पर विचार कर सकती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब खरीदते वक्त लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। बता दें कि याचिका में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि भीड़ लगने से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में शराब की दुकानों को खोलने पर रोक लगाई जानी चाहिए। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच परीक्षाएं कराने की बात कही है। 10वीं और 12वीं की अब करीब 29 विषयों की परीक्षा होगी। परीक्षा सिर्फ मुख्य विषयों की होगी जो अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए जरूरी है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया। अब जो सीबीएसई बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे। और अब बात बाजार और मार्केट की कर लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 52 अंक चढ़कर 9,250 के पार होने में कामयाब रहा। दिन भर कारोबार के दौरान बाजार में अच्छी बढ़त रही, लेकिन अंतिम घंटे में प्रॉफिट बुकिंग के चलते निफ्टी 9,300 के नीचे फिसल गया। HUL, डॉक्टर रेड्डीज, टेक महिंद्रा, नेस्ले और सन फार्मा निफ्टी के गेनर रहे, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, NTPC और SBI में गिरावट रही। आज फार्मा, FMCG, एनर्जी, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में खरीदारी देखने को मिली। विवादों में घिरे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने सेबी के इश्तहार सेबी से
इश्तहार छापकर माफी मांगी है। फ्रैंकलिन का कहना है कि मीडिया ने कंपनी के प्रेसिडेंट एंड सीईओ जेनी जॉनसन के बयान को गलत तरीके से पेश किया। जेनी जॉनसन ने कहा था कि सेबी के नियम बदलने से दिक्कतें हुई हैं, जिसके बाद कंपनी को 6 डेट स्कीमें बंद करनी पड़ी और निवेशकों के पैसे अटक गए। फ्रैंकलिन के ग्लोबल सीईओ के बयान के बाद कल देर रात सेबी ने बयान जारी कर उसके आरोपों को गलत बताया। सेबी ने कहा कि बेहतर होगा कि फ्रैंकलिन निवेशकों के पैसे लौटाने पर फोकस करे, न कि नियमों में खामी खोजे। अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी 11,370 करोड़ रुपए में हुई है। पिछले कुछ हफ्ते के दौरान रिलायंस जियो की यह तीसरी बड़ी डील है। रिलायंस जियो में सबसे पहले फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद सिल्वर लेक ने जियो में 1.15% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने को कर्ज मुक्त बनाने के लिए ये डील की जा रही है। मुकेश अंबानी ने कुछ ही दिनों में रिलायंस जियो की 13.46% हिस्सेदारी बेच दी है। इन सौदों से कंपनी को 60,597 करोड़ रुपए जुटाए। इंडिगो ने मई, जून और जुलाई के लिए अपने कर्मचारियों की सैलरी कटौती की घोषणा की है। इस दौरान कर्मचारियों को लीव विदाउट पे पर भेजा जाएगा। इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता ने कर्मचारियों को एक मेल लिखकर कहा है कि महीने महीने से पे कट लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने लिखा कि हमें मई, जून, जुलाई के लिए बिना वेतन के लीव विदाउट पे पर कार्यक्रम लागू करना पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल में कंपनी ने अपनी वेतन कटौती की घोषणा को वापस ले लिया था। इंडिगो के अलावा स्पाइसजेट और गो एयर ने तो वेतन में कटौती की है या बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बिना वेतन पर छुट्टी पर भेज दिया है। एसबीआई ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एसबीआई वी केयर डिपॉजिट नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को 5 साल या उससे ज्यादा समय के एफडी पर 0.30% ज्यादा ब्याज मिलेगा। ये स्कीम 30 सितंबर 2020 तक लागू रहेगी, यानी इस दौरान एफडी कराने पर अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। हाल ही के दिनों में ब्याज दरों में कटौती पर एफडी पर भी दरें कम हुई हैं। ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को राहत देने के लिए एसबीआई ने यह स्कीम शुरू की है। एसबीआई वी केयर डिपॉजिट के तहत 5 साल से ज्यादा की एफडी पर 6.5% ब्याज मिलेगा। कोरोना महामारी के चलते देश में जारी लॉकडाउन के बीच लेबर रिफॉर्म की भी दस्तक हुई है। इसकी शुरुआत राज्य सरकारों की तरफ से की गई है। यूपी की योगी सरकार ने 3 साल के लिए 3 को छोड़ बाकी सभी लेबर कानून सस्पेंड कर हायर एंड फायर की पॉलिसी लागू कर दी है। हायर एंड फायर पॉलिसी कारखानों और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लागू रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कुटीर उद्योग और छोटे कारोबारियों को रोजगार रजिस्ट्रेशन और जांच से जुड़े विभिन्न जटिल लेबर नियमों से छुटकारा देने की पहल की है। साथ ही कंपनियों और दफ्तरों में काम के घंटे की बढ़ाने की छूट जैसे अहम फैसले भी किए गए हैं। लॉकडाउन से बेहाल एमएसएमई को राहत पहुंचाने के लिए आज एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एनबीएफसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान एनबीएफसी ने एमएसएमई को राहत पहुंचाने के लिए कई सुझाव दिए। एनबीएफसी ने कहा कि एमएसएमई के लिए प्रायोरिटी लैंडिंग का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही एसआईडीबीआई के जरिए एमएसएमई के लिए रीफाइनेंसिंग एलोकेशन बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया। एनबीएफसी ने कहा कि इंटरेस्टेड सब्सिडी स्कीम के जरिए भी संकट से जूझ रहे एमएसएमई की मदद की जा सकती है। लॉकडाउन के चलते देश के करीब 80% एमएसएमई का कारोबार ठप हो चुका है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के मुंबई स्थित बीकेसी ऑफिस में कोरोना का मामला पाया गया है। सेबी के एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर रैंक के अधिकारी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद सेबी के बीकेसी के दोनों ऑफिस आज से 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सेबी के मुताबिक ऑफिस सोमवार को सामान्य तरीके से खुलेगा। इस बीच ऑफिस को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। ऑफिस बंद होने से सेबी के कामकाज में हालांकि कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि पहले ही सेबी के तमाम अधिकारी घर से ही काम कर रहे थे। लॉकडाउन के चलते ठप पड़ी ऑटो इंडस्ट्री धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने की शुरुआत कर रही है। पिछले 2 दिनों में कई कंपनियों ने प्रोडक्शन शुरू करने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक महिंद्रा ने भी अपनी इगतपुरी प्लांट और नासिक प्लांट में प्री प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है। दूसरी ओर मारुति ने अपने मानेसर प्लांट को 12 मई से शुरू करने का ऐलान किया है। हुंडई 7 मई से चेन्नई प्लांट में प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। आयशर ने चेन्नई में रॉयल इनफील्ड बनाना वापस शुरू कर दिया है। हीरो मोटो ने भी अपने तीनों प्लांट्स में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है।
आईएमएफ ने कोरोना के ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को लेकर नया बयान दिया है। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते इकोनॉमी के हालात अप्रैल के अनुमान से भी ज्यादा खराब होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स को ज्यादा झटके झेलने होंगे। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की वेबकास्ट में गीता गोपीनाथन ने कहा कि विकासशील देशों पर कोरोना का ज्यादा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को अपनी वित्तीय जरूरत पूरी करने के लिए बाहरी बाजारों से 2,50,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा की राशि जुटानी होगी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना की वजह से पहली मौत हुई है। आज 61 साल के एक बुजुर्ग ने ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में दम तोड़ दिया। नोएडा के सेक्टर 22 में रहने वाले बुजुर्ग को संक्रमित होने के बाद नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने के बाद उनको राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट किया गया। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 64 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 26 मामले जयपुर के हैं। राजस्थान में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,491 तक पहुंच गया है। वायरस से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस से 87 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,731 पहुंच गई है। पंजाब में कोरोना से 28 मरीजों की मौत भी हुई है। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे में 4 नए मामले आए हैं। चंडीगढ़ में संक्रमित मरीजों की संख्या 113 हो गई है। 21 मरीज ठीक होकर लौट चुके हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में कोरोना से 1 मरीज की मौत भी हुई है। हरियाणा में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 8 नए मामले सामने आए, जिन्हें एक्टिव मिलाकर जो है एक्टिव मरीजों की संख्या 355 पहुंच गई है। 8 मरीजों की मौत हुई है, 270 ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा खट्टर सरकार ने कहा है कि वो अगले 7 दिनों में 100 रेलगाड़ियों से 5,000 बसों के प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजेंगे। बिहार और झारखंड में भी कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। बिहार में आज कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 569 पहुंच गया। बिहार में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, 246 लोग ठीक भी हुए हैं। झारखंड से अच्छी खबर है, 24 घंटे में कोरोना का संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया। झारखंड में 132 संख्या है, 41 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या 91 है। मध्य प्रदेश में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या 3,000 को पार कर गई है। 176 लोगों की मौत हुई है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उज्जैन में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में एक साथ 19 पॉजिटिव मिले हैं। उज्जैन में कुल मरीजों की संख्या 220 हो गई है, 62 ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 2 नए केस मिले हैं, 2 कोरोना से ठीक हुए हैं। पॉजिटिव केस 21 हैं और 38 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। एमपी के इंदौर में एक बड़े अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 6 घंटे में 6 मौतों के बाद गोकुलदास अस्पताल पर यह कार्रवाई हुई है। अस्पताल की लापरवाही का यह मामला तब सामने आया जब मरीजों के रिश्तेदारों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर आधे घंटे में 5 मरीजों की मौत का दावा किया, आरोप लगाया। वायरल वीडियो में कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई गई, जिसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने डॉक्टर्स की टीम गठित कर गोकुलदास अस्पताल जांच के लिए भेजी थी। मध्य प्रदेश से कोरोना वॉरियर्स के साथ मारपीट का ताजा मामला सामने आया है। रतलाम में एसआई के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि कंटेनमेंट एरिया में कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद स्टेशन रोड के एसआई JR जामोद पर वहां पर भीड़ लगाकर बैठे लोगों को जाने के लिए जब कहा गया तो मौके पर मौजूद लोग भड़क गए और एसआई जामोद से मारपीट शुरू कर दी। पंजाब के होशियारपुर में एयरफोर्स का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश हो गया। पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग के लिए पायलट ने जालंधर से आदमपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी। भारतीय सेना ने सीमा पार से फायरिंग पर पाकिस्तान को कड़ी सजा दी है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की राजा रानी रिंग कटूर बेगम चौकियां तबाह हो गई हैं। भारतीय सेना की कार्रवाई में 4 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे जाने की खबर है। गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ के 3 सेक्टर में भारी गोलीबारी की थी।